जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम पढ़ रहे थे क्या दक्कन का पठार। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार को मुख्यतः कितने प्रकार से विभाजित किया गया था। तो मैंने बताया था आपसे कि दक्कन का जो ट्रैप है उसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। पहला था दक्कन ट्रैप, सेकंड था कर्नाटक का पठार और थर्ड पर था आंध्रा का पठार। क्लियर है? तो इससे पहले हम महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए जो इससे पहले वाली क्लास थी उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं हम, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज कर्नाटक का पठार। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए भाई, मैंने बताया था कि दक्कन के पठार को दक्कन का पठार इसके 3 भाग थे, 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया। जो सबसे पहला भाग था वो था आपका दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार। क्लियर है सभी को? सेकंड पर था कर्नाटक का पठार और थर्ड पर था आंध्रा का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार। मैंने आंध्र प्रदेश के पठार में आपको बताया था कि इसके भी 2 प्रकार हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं, आइए देखते हैं हम। इस प्रकार से आंध्रा के पठार के भी 2 भाग हुए। पहला भाग है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार आंध्रा का पठार का ही भाग है। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस टाइम पर ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, जबकि 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो उसके बाद ये तेलंगाना का पठार अलग से तेलंगाना राज्य बना, तो उस राज्य के अंतर्गत आया ये तेलंगाना का पठार। ठीक है? और जो सेकंड है वो है आपका रॉयल सीमा। रॉयल सीमा, तो रॉयल सीमा भी मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर जो पड़ती है वो उसको क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा। इसमें तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा हम पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है क्या, कर्नाटक का पठार। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है? चलिए भाई, तो महाराष्ट्र के पठार में मैंने बताया आपको कि ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है? किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से। इसमें मैं ये भी बता चुका हूं कि इसमें महाराष्ट्र के पठार में आर्यन और धारवाड़ चट्टानें भी पड़ती हैं। वो कहाँ पर पड़ती हैं मैं सब कुछ क्लियर करा चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। तो आपने अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले इससे पहले वाली क्लास देखें, तो आपको कि जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत क्या क्या पड़ता है आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित था ये। ठीक है? बेसाल्ट चट्टानें होती क्या हैं? तो बेसाल्ट चट्टानें वे चट्टानें जो दृढ़ होती हैं, लावा के उद्गार के कारण उनका निर्माण हुआ। किसके कारण? लावा के उद्गार के कारण। कि जब लावा फैला तो उसके उपरांत जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है भाई?
चलिए, उसके बाद मैंने बताया था कि ये दक्कन ट्रैप। ट्रैप, तो ट्रैप क्या होता है? सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ, अब सीढ़ियाँ ये नहीं कि एक होता है कि कहीं चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं, सीढ़ियों को बोलते हैं लेयर। लेयर को बोलते हैं सीढ़ियाँ। जैसे कि ये एक लेयर थी स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर कुछ वनस्पति उत्पन्न हुई, फिर से लावा का उद्गार हुआ और इसने इसको ढक दिया। फिर से क्या हुआ? फिर से यहाँ पर वनस्पतियों का उद्गम हुआ और फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इसने फिर से इन्हें ढक दिया। इसी प्रकार से महाराष्ट्र का जो पठार है उसका निर्माण हुआ था। तो ये थी लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड और लेयर थर्ड। ध्यान रखना है आपको। तो इसमें मैं सब कुछ बता चुका हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का पठार। चलिए भाई, तो कर्नाटक के पठार में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कर्नाटक का पठार है वो मुख्यतः किस राज्य में पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राज्य। इस प्रकार से आप सभी को पता है कि ये क्या पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र के बाद एक राज्य पड़ता है आपका इस प्रकार से, यहां जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम है गोवा। ठीक है, क्या नाम है इसका? गोवा। गोवा के बाद यहां पर पड़ता है इस प्रकार से ये राज्य पड़ता है आपका कर्नाटक। तो यहीं पर कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है ये कर्नाटक का पठार। ठीक है भाई, ये पड़ता है कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार में हमको पता है अब कि कर्नाटक का जो पठार है वो मुख्यतः किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। ठीक है, लिखेंगे आप कि मुख्यतः, विस्तार में लिखेंगे इसका जो विस्तार है उसमें लिखना है आपको कि ये मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य के नाम पर ही इसका नाम है कर्नाटक का पठार। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो कर्नाटक का पठार है इसको कितने भाग में विभाजित किया गया है। कर्नाटक के पठार को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो दक्कन का पठार था हमारा उसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया था। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। उसी प्रकार से कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो सबसे पहला भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं उत्तरी कर्नाटक का पठार। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी कर्नाटक का पठार। जो सेकंड है उसको बोलते हैं हम
मध्य कर्नाटक का पठार। ठीक है, मध्य कर्नाटक का पठार। और थर्ड नंबर पर है दक्षिण कर्नाटक का पठार। यहां तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है भाई। उत्तरी कर्नाटक का पठार, मध्य कर्नाटक का पठार और दक्षिण कर्नाटक का पठार, 3 प्रकार से कर्नाटक के पठार को विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आपको देखना है कि ये इस प्रकार से क्या है हमारा, ये है हमारा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार इस प्रकार से। तो मैंने बताया आपको कि कर्नाटक के पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है 3 भागों में विभाजित। तो आप सभी को पता है कि इस पठार के इस ओर ये क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिमी घाट। ठीक है, कहां पर पड़ता है ये, पश्चिमी घाट पड़ता है यहां पर, पश्चिमी घाट। क्लियर है सभी को। तो इस प्रकार से विभाजित किया गया है, इस प्रकार से देखिए भाई। और ये आपने देखा कि एक ये उत्तरी पार्ट है, ये मध्य पार्ट है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये क्या है, ये है उच्च क्षेत्र। ठीक है, कौन से वाला, यहां पर, यहां इस प्रकार से क्या है, ऊपर वाला ये किसके अंतर्गत आएगा, जहां पर मैं एक लगा रहा हूं, देखो इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम इसको उच्च क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं इस भाग को हम, उच्च क्षेत्र। इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक है उच्च क्षेत्र और जो दक्षिण का भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम मैदान। क्या बोलते हैं, मैदान। तो जो उत्तरी कर्नाटक वाला भाग है उसको बोलते हैं हम उच्च क्षेत्र और जो दक्षिण वाला है उसको बोलते हैं हम मैदान। ठीक है, यहां पर ये जो उत्तरी कर्नाटक का भाग है ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, महाराष्ट्र की ओर इसका ज्यादा विस्तार है, जिसके कारण मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के जो पठार हैं उसमें लावा की जो परत है वो बहुत ज्यादा मोटाई में पाई जाती है। उसी का कारण है ये कि उच्च क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये पठार, क्योंकि इसमें भी उसी का अभाव है। यहाँ पर वो जो लावा की परत पाई जाती है वो बहुत ज्यादा मोटाई में पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये था दक्षिण कर्नाटक का पठार। ठीक है भाई, और ये है मध्य कर्नाटक का पठार। क्लियर है सभी को।
तो मैंने बताया कि किस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो जो कर्नाटक के पठार का उत्तर वाला भाग है उसको बोलते हैं हम उच्च क्षेत्र, या इसको बोलते हैं हम मलनाड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम उच्च क्षेत्र या मलनाड, जबकि जो दक्षिण वाला भाग है उसको बोलते हैं हम मैदान। ठीक है, चलिए इस प्रकार से लिख लेंगे आप। कर्नाटक पठार के अंतर्गत जो भाग आते हैं इस प्रकार से, वो है जो उत्तरी वाला भाग है, उत्तरी, उसको बोलते हैं हम उच्च क्षेत्र, और जो दक्षिणी है उसको क्या बोलते हैं हम निम्न भूमि, निम्न भूमि या मैदान। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं निम्न भूमि या मैदान। तो आपको निम्न भूमि पूछ ले या मैदान पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना है। और उच्च क्षेत्र है या उच्च भूमि भी कह सकता है इसको, उच्च भूमि। तो उच्च भूमि या उच्च क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और ये किससे निर्मित है। तो मैंने बताया कि लावा के उद्गार के कारण ही संपूर्ण दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये दक्कन के पठार का ही भाग है, तो बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाना चाहिए भाई अब तो, कि लावा के उद्गार के कारण क्या हुआ, इसका निर्माण। निर्माण में लिखना है आपको कि लावा के उद्गार के कारण इसका निर्माण हो। ठीक है, लावा के उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ। तो ये लावा निर्मित क्षेत्र है, तो इसमें कौन सी चट्टानें होंगी, ये कैसा क्षेत्र है, लावा निर्मित। तो इसमें कौन सी चट्टानें होंगी बताओ। तो मैंने बताया कि इसमें किस चट्टानों की अधिकता होगी, बेसाल्ट चट्टानों की। तो इसमें कौन सी चट्टानें होंगी, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार से इसके अंतर्गत बेसाल्ट चट्टानें हैं, मैंने बताया था कि दक्कन का जो पठार है उसमें मैंने महाराष्ट्र का पठार पढ़ाया आपको। तो रत्नागिरी वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, और रत्नागिरी के क्षेत्र में कौन सी चट्टानें थी, आर्कियन चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें। उसी प्रकार से इसका जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो चट्टानें पड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आर्कियन चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें। तो इसी में नोट करेंगे आप कि इसमें क्या क्या और पड़ता है। तो इसमें आर्कियन चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें। अब आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, कि जो आर्कियन चट्टानें या धारवाड़ चट्टानें होती हैं उसमें किसकी अधिकता होती है, कौन से खनिज उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहीं पर नोट करेंगे आप कि इसमें जो खनिजों की अधिकता होगी तो कौन कौन से खनिज होंगे। तो इसमें लोहा, तांबा और क्या होगा, सोना और मैग्नीज आदि। जहां पर आर्कियन या धारवाड़ चट्टानें पाई जाएंगी
वहां पर लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज इत्यादि की अधिकता होगी। क्योंकि जो आर्कियन चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और दृढ़ चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानों से ये दृढ़ चट्टानें थी, इन्हीं से निर्मित हुई धारवाड़ चट्टानें जो इनसे थोड़ा सॉफ्ट हैं, मुलायम है। तो जो आर्कियन चट्टानें हैं वहां पर खनिजों की जो उपलब्धता है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। यहाँ से खनिज निकालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जबकि जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहाँ से आसानी से खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहीं पर देख लो, तो धारवाड़ चट्टानें कहां पर पड़ती हैं ये? तो ये एक जिला है कर्नाटक का ही, धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिला, इसमें देखने को मिलती हैं कौन सी चट्टानें? धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, चलिए भाई। तो ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं मैंने बता दिया कि इसमें खनिजों की अधिकता होगी। तो इसमें क्या होंगे? धात्विक खनिज। क्या होंगे? धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की अधिकता होगी किन चट्टानों में? धारवाड़ चट्टानों में। चलिए, उसके बाद इसी में आपको देखना है कि जब ये लावा निर्मित क्षेत्र था तो इसमें कैसी मिट्टी की अधिकता होगी? इसमें मिट्टी कैसी होगी? मिट्टी, तो लावा निर्मित क्षेत्र मैं बता चुका हूं महाराष्ट्र के पठार में कि इसमें कैसी मिट्टी की अधिकता होगी? तो काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। एक ही बात है, काली मिट्टी के ही दोनों नाम है, कपासी मिट्टी और रेंगुर मिट्टी। कपासी मिट्टी कपास की खेती के कारण, यानी कि कपास की जो खेती होती है उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, जिसके कारण इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं। और खनिजों की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं हम? रेंगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए। तो ये जो काली मिट्टी थी तो इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी ज़्यादा मात्रा में? यहीं पर देख लेंगे हम एक बार। तो इसमें कपास, गन्ना, तंबाकू और क्या होगा? कॉफी आदि। ठीक है भाई, इसमें किसकी अधिकता होगी? तो इसमें कपास की खेती, गन्ना, तंबाकू और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कॉफ़ी। तो कर्नाटक आपने सुना भी होगा कि जो कर्नाटक है वो कॉफ़ी उत्पादन में सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम प्रकार की जो कॉफ़ी है वो किस राज्य के अंतर्गत उत्पन्न होती है? तो वो होती है कर्नाटक में। कर्नाटक का जो चिकमगलूर है वो कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कहां पर होती है सबसे ज्यादा कॉफी? तो चिकमगलूर में। तो यहां तक सभी को क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा? तो मैंने बताया था कि इसके 3 भाग हो गए थे। कितने? 3 भाग थे इसके। पहला था उत्तरी कर्नाटक का पठार। तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में हम पढ़ते हैं उत्तरी कर्नाटक का पठार। चलिए भाई, इसमें क्या पढ़ना है हमको? तो जो उत्तर वाला पार्ट था इसका,
कर्नाटक के पठार का जो उत्तर वाला भाग था वो मैंने बताया कि ये महाराष्ट्र की ओर है अधिक। तो इसमें आपको लिखना है कि इसका यह महाराष्ट्र पठार से लगा है। ठीक है, किससे लगा है? महाराष्ट्र के पठार से। उसके बाद इसमें आपको लिखना है कि यह ऊंचा क्षेत्र है। मैंने बताया कि ये उच्च भूमि या उच्च क्षेत्र है, तो यह ऊंचा क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे। ऊंचा क्षेत्र है, यहां पर लावा की जो मोटाई है सर्वाधिक है। किसमें? तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में लावा की जो मोटाई है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखना है आपको, इसमें नेक्स्ट है कि यहां पर कैसी मिट्टी बताई मैंने, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, कैसी मिट्टी पाई जाती है यहां पर? काली मिट्टी। उसके बाद इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो उत्तरी कर्नाटक का पठार है वहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहां पर वर्षा भी कम होती है, जिसके कारण बेसाल्ट चट्टानों के कारण जो भी जल है, अगर वर्षा हुई तो वर्षा का जो जल है वो भूमिगत जल के रूप में बहुत कम परिवर्तित होता है। उसका कारण है कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो ज़्यादा दृढ़ होती हैं, जिसके कारण जो जल है वर्षा का वो भूमि के अंदर बहुत कम मात्रा में जा पाता है। ठीक है, तो यह कम समृद्ध है, यह कम समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि क्या है यहां? क्योंकि यहां पानी की कमी है, पानी की कमी है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों के कारण जल भूमि के अंदर नहीं जा पाता। तो मैं बता चुका हूं कि बेसाल्ट चट्टानें दृढ़ होती हैं, जिनके कारण जो वर्षा का जल है वो भूमि के अंदर नहीं जा पाता। तो यहाँ पर क्या है? पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी होगी तो खेती या फसलें वगैरह वो भी कम मात्रा में होंगी। और ये लावा निर्मित क्षेत्र है जो किससे लगा है? तो ये लगा है महाराष्ट्र के पठार से। ठीक है, इसमें जो लावा की परत की जो मोटाई है वो सर्वाधिक है। किसमें? उत्तरी कर्नाटक के पठार में। कर्नाटक के पठार में भी उत्तरी कर्नाटक के पठार के अंतर्गत लावा की जो मोटाई है वो सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए तो आपने देखा कि ये मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया। अब आपको देखना है मैप के माध्यम से कि ये कहां पर है और किस प्रकार से है और कौन सा क्षेत्र कहां पर है इसका। चलिए भाई, देखिए
ये बनाया था कर्नाटक का पठार, इस प्रकार से। ये तो इसमें मैंने बताया कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। तो जो सबसे पहला भाग था वो आप इस प्रकार से देखेंगे, ये था, उसके बाद ये आया, ठीक है। तो ये कौन सा था? तो ये था उत्तरी और ये दक्षिणी, ठीक है। और ये था मध्य भाग या मध्य कर्नाटक का पठार, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद आपको पता है कि ये लगा हुआ है क्या, इस प्रकार से महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट, यहां पर ये क्या है? पश्चिमी घाट है। सभी को पता है इसका कि ये क्या है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में ये क्षेत्र है इसका, इस प्रकार से। ये कौन सा क्षेत्र है बताओ? तो ये है उच्च भूमि वाला क्षेत्र, यानी कि जहां पर लावा की जो मोटाई है वो सर्वाधिक है। तो ये है उच्च भूमि क्षेत्र। यहां इस प्रकार से उच्च भूमि क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको? उच्च भूमि क्षेत्र। और ये था मैदान, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो अब हमको देखना है कि ये जो उच्च भूमि थी इसकी, उच्च भूमि में हम पढ़ रहे थे कि जो उत्तरी कर्नाटक का पठार था, मैंने आपको बताया कि ये कम समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के कारण जो जल है वो भूमि के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। और फिर मैंने इसमें बताया था कि इस क्षेत्र में है कि लावा की जो मोटाई है वो सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं और कौन सा प्रमुख नगर पाया जाता है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना है इस तरफ। तो यहां पर पड़ता है, यहां पर पड़ता है आपका इस प्रकार से, ये पड़ता है बेलगांव। कौन सा? बेलगांव। किसके अंतर्गत? कर्नाटक के अंतर्गत। तो बेलगांव पड़ता है। बेलगांव के बाद यहां पर पड़ता है, यहां, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुलबर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गुलबर्ग। गुलबर्ग के बाद ये जो बेलगांव है, इसी के पास एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है, यहां, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मालप्रभा। कौन सी नदी है? मालप्रभा। किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में। उसके बाद एक और नदी यहां पर प्रवाहित होती है, नदी को ब्लू से देखेंगे हम, यहां, जिसको बोलते हैं हम घाट प्रभा। क्या बोलते हैं? घाट प्रभा। तो आपको पता है कि ये कौन सी नदी है? मालप्रभा। और ये घाट प्रभा किस पठार के अंतर्गत पड़ती हैं? तो उत्तरी कर्नाटक के पठार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए भाई, तो ये जो ऊंचा क्षेत्र था इसको क्या बोलते थे? और मलनाड। ध्यान रखना है आपको, पूछ लेता है कि मलनाड जो क्षेत्र है
वो कर्नाटक के पठार में किस तरफ पड़ता है या किस भाग में पड़ता है। ठीक है, तो किस में पड़ता है, उत्तरी कर्नाटक के पठार में पड़ता है, उच्च भूमि या मलनाड। चलिए उसके बाद यहां पर अब हम देखते हैं कौन सा, मध्य भाग। तो मध्य भाग में यहां पर पड़ता है आपका धारवाड़। कौन सा, धारवाड़। धारवाड़ के बाद यहां पड़ता है कौन सा, तो चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग इसी प्रकार से बनाएंगे आप। यहां पर पड़ता है धारवाड़, यहां है चित्रदुर्ग। कहां पर, मध्य कर्नाटक के पठार में। चित्रदुर्ग और जो धारवाड़ है उसके मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका हम बोलते हैं क्या, तुंगभद्रा नदी। क्या नाम है इसका, तुंगभद्रा नदी। ठीक है भाई, क्या नाम है, तुंगभद्रा नदी। चलिए फिर यहां पर जो पश्चिमी घाट था, यहां तो इस प्रकार से यहां पर पहाड़ी पड़ती है। कौन सी पहाड़ी, तो बाबा बूदन पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी कहां पर पड़ती है ये, तो ये मध्य कर्नाटक के पठार में पश्चिमी घाट से लगी हुई है ये बाबा बूदन पहाड़ी। बाबा बूदन की जो पहाड़ी है उसमें आयरन अयस्क की अधिकता होती है। मैं बता चुका हूं किसकी अधिकता है इसमें, आयरन अयस्क की। ठीक है, तो जो बाबा बूदन पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में पड़ती हैं, वो पड़ती हैं कर्नाटक में। और बाबा बूदन पहाड़ियों में ही इसके जो सर्वोच्च शिखर हैं, तो एक का नाम है मलयानगिरी और दूसरा था कुद्रेमुख। ये इसके सर्वोच्च शिखर हैं। तो जो आपका मुलयानगिरी है वो बाबा बूदन का भी और कर्नाटक के पठार का भी क्या है, सर्वोच्च शिखर। किसका, तो बाबा बूदन पहाड़ी का भी और कर्नाटक के पठार का भी जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, मलयानगिरी या मुलयानगिरी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि बाबा बूदन और कर्नाटक के पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो है मुलयानगिरी, और जो सेकंड नंबर पर है वो है कुद्रेमुख। ठीक है, चलिए इसके बाद यहीं पर पढ़ते हैं ये दोनों, कुद्रेमुख और मुलयानगिरी। तो कुद्रेमुख और मुलयानगिरी को जब एक साथ मिलते हैं तो कुद्रेमुख और मुलयानगिरी को जो जोड़ने वाली जो जगह है उसको क्या बोलते हैं हम, इनको दोनों पर्वतों को मिलाकर इसको बोलते हैं हम चंद्रद्रोण। ध्यान रखना है आपको कि जो मुलयानगिरी और कुद्रेमुख को जो जोड़ने वाली जगह है इन दोनों पर्वतों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, तो चंद्रद्रोण। ठीक है, दोनों शिखरों को बोलते हैं चंद्रद्रोण। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आपको केवल याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद यहां पर यह पड़ता है, यहां पड़ता है चिकमगलूर। चिकमगलूर तो मैंने बताया कि किस लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये कॉफी के लिए, कॉफी के लिए।
चिकमगलूर किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। और कहां पर पड़ता है? तो मध्य कर्नाटक के पठार में। चलिए उसके बाद यहीं पर यहां ये एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक के पठार से ही एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है शरावती नदी। और शरावती नदी पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर पड़ता है? तो शरावती नदी में। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं हम क्या, अब कौन सा बचा हमारा? तो अब बचा दक्षिण वाला, जो दक्षिणी कर्नाटक का पठार था वो बचा। तो इसमें एक नदी प्रवाहित होती है यहां से इस प्रकार से, और ये मैदानी क्षेत्र को कवर करते हुए यहां तक जाती है बंगाल की खाड़ी तक, जिसका नाम है कावेरी नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका? कावेरी नदी। कहां से निकलती है ये? तो ये निकलती है कर्नाटक से। ठीक है, ताल कावेरी है कर्नाटक में। क्या नाम है इसका? इस जगह का जो नाम है वो है ताल कावेरी। ध्यान रखना है आपको कि ताल कावेरी से एक नदी निकलती है कर्नाटक से, जो मैदानी भाग को कवर करते हुए इसका जो अपवाह तंत्र है ये बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो यहां तक बहती है बंगाल की खाड़ी की ओर। और यहीं पर एक शहर पड़ता है यहां जिसका नाम है बंगलुरु या बेंगलोर। बंगलुरु एक शहर पड़ता है जो किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। तो ये कहां पर पड़ती है? वो यहां पर। बंगलुरु के बाद एक और शहर पड़ता है, कौन सा बताओ? तो यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है यहां इस प्रकार से। बंगलुरु के बाद कौन सी पहाड़ी है? तो ये है मेलागिरी पहाड़ी। मेलागिरी पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? मेलागिरी पहाड़ी। और कहां पर पड़ती है? तो ये यहां पर पड़ती है। तो कावेरी नदी किसके दक्षिण में बहती है? तो मेलागिरी पहाड़ी के जो दक्षिण में नदी बहती है उसका क्या नाम है? कावेरी नदी। देख सकते हैं आप यहां इस प्रकार से। और कावेरी नदी पर ही इसी जगह यहां पर दो बहुत ही प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं जो कहां पर हैं? मेलागिरी और कावेरी नदी के मिलन स्थल पर या सीमा पर दो परियोजनाएं हैं, दो बांध हैं यहां पर। एक का नाम है शिव समुद्रम, पढ़ा होगा आपने, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम परियोजना। और जो दूसरी है उसका क्या नाम है? तो होंगे नेकल। ध्यान रखना है आपको, पहली है शिव समुद्रम और दूसरी है होंगे नेकल। ठीक है, कहां पर है ये? तो ये मेलागिरी पहाड़ी और कावेरी नदी है उसकी सीमा पर दो परियोजनाएं हैं। कावेरी नदी पर दो बांध हैं बने हुए, शिव समुद्र परियोजना और होंगे नेकल परियोजना। ठीक है, चलिए तो ये जो मेलागिरी पहाड़ी है यहाँ पर चंदन के वन पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। कहाँ पर है मेलागिरी की पहाड़ियाँ? तो ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। कहाँ पर? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं मेलागिरी की
पहाड़ियां। चलो भाई, तो ये था क्या, बेंगलोर। तो यहां इस प्रकार से यहां पर पाए जाते हैं सत्यमंगलम वन। कौन से वन? सत्यमंगलम वन। जो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं चंदन के वन भी बोलते हैं इनको, चंदन के वन। ध्यान रखना है आपको। और एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है यहां पर सोने की। कहां? यहां इस प्रकार से यहां पर है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध खान है सोने की, कर्नाटक में, जिसका नाम है कोलार। ठीक है, कोलार खान। किसकी खान है ये? तो सोने की खान है ये, कोलार खान, सोने की। तो यहां तक सभी को क्लियर है? मैंने बताया कि जो उच्च भूमि क्षेत्र था उसमें दो नदी प्रवाहित होती हैं, पहली है माल प्रवाह और दूसरी घाट प्रवाह। यहाँ पर ये बेलगांव स्थित है और ये था आपका गुलबर्ग। ठीक है। मध्य कर्नाटक के पठार में आपने देखा ये थी आपकी धारवाड़ जिला था ये, और दूसरा स्थान था चित्रदुर्ग। ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी घाट से लगी हुई ये पहाड़ियां थी, कौन सी? बाबा बूदन पहाड़ियां। और बाबा बूदन पहाड़ियों के ऊपर जो सर्वोच्च शिखर है इसके, तो पहला था मुलियानगिरी और कुद्रेमुख। तो जो मुलियानगिरी है, मैंने बताया कि मुलियानगिरी कर्नाटक का और किसका? उत्तरी कर्नाटक के पठार का और बाबा बूदन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। अगर आपसे पूछता है कि कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर, तो आपका आंसर होगा मुलियानगिरी। ठीक है। और सेकंड नंबर पर है कुद्रेमुख। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बाबा बूदन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, तब भी कौन सा होगा? मुलियानगिरी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर मैंने बताया कि यहां पर एक स्थान था ये, यहां चिकमलूर, जो कहां पर है? कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो कॉफी के लिए। और जो बाबा बूदन पहाड़ियां थी वो किस लिए, यहां पर किसकी अधिकता पाई जाती है, किस खनिज की? तो आयरन अयस्क की। उसके बाद हमने देखा दक्षिण कर्नाटक का पठार। उसमें मैंने बताया कि यहां से ताल कावेरी से एक नदी प्रवाहित होती है बंगाल की खाड़ी की ओर, जिसका नाम है कावेरी नदी। कहां से इसका उद्गम होता है? ताल कावेरी, कर्नाटक से। यहां पर एक शहर है आपका, ये कौन सा? बेंगलुरु। किसकी राजधानी है ये? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद यहां पर ये पहाड़ियां पड़ती हैं, मेलागिरी पहाड़ी। कहां पर? कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है। तो मेलागिरी पहाड़ी और कावेरी नदी के की सीमा पर पाए जाते हैं क्या? सत्यमंगलम वन, जो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो चंदन के लिए। इनको बोलते हैं हम चंदन के वन। उसके बाद कावेरी नदी पर दो परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो मैंने बताया कि शिव समुद्रम परियोजना और एक था होंगे नेक्कल परियोजना। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, फिर ये भी बताया था मैंने, मुलियानगिरी और कुद्रेमुख को जोड़कर कौन सा क्या बोलते हैं इसको हम? तो चंद्रद्रोण। ठीक है। और मध्य भाग से एक और नदी निकलती है यहाँ, शरावती नदी, जिस पर स्थित है क्या? जोग जलप्रपात। बहुत ही फेमस जो जलप्रपात है ये, पूछ लेता है एग्जाम में। क्लियर है सभी को? तो आपका कर्नाटक का जो पठार था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्लास की जो PDF है
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम डे पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।